Writing has become an indispensable part of today's academic life of a child. एक स्टूडेंट की लाइफ का indispensable part बन चुका है और इस competitive world में बहुत ही ज्यादा important हो गया है अपने आप को express करना, अपने आप को articulate करना। अब उसी पार्ट का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है डायरी राइटिंग, जिसे हम बोलते हैं जर्नल राइटिंग। अब आपने सुना होगा कि कई स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें आदत होती है कि वो एट द एंड ऑफ द डे बाय नाइट दे राइट देयर फीलिंग्स, दे रिकलेक्ट देयर थॉट्स ऑफ फॉर द डे ऑन अ पीस ऑफ पेपर। कुछ स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी हैबिट होती है, ऑब्वियसली वो दे लर्न इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर पीयर्स। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करें, एक्सप्रेस करें, जिसके लिए जर्नल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम उठा रहे हैं जर्नल राइटिंग अपनी राइटिंग स्किल्स की सीरीज में। जर्नल राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है राइटिंग का, जो बहुत प्राइमरी क्लासेस में शुरू हो जाता है एंड इट गोज ऑन टिल लेट, यू नो। अब मैं जब जर्नल राइटिंग की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आज इतने इमोशंस हैं स्टूडेंट के अंदर, फॉर पेरेंट्स ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि वो अपने बच्चे को एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, आर्टिकुलेट करें। नाउ टू स्टार्ट विद मैं आपको ये बताता हूँ कि जर्नल राइटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। बूस्ट मूड। आप जब अपना बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर एनालाइज कर रहे हो किसी सिचुएशन को, एक स्टूडेंट के लिए जो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर यू नो देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन, एकेडमिक प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, तो जरूरी होता है कि वो अपनी फीलिंग्स को बाय द एंड ऑफ द डे यू नो राइट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, सो दैट हेल्प्स इन बूस्टिंग हिज मूड। सेकंड, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस। देखो यार, आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आप यू नो आप सबको अपनी हर बात बता सकते हो। So people are falling short of time. They don't have that empathetic ear to listen to you. So journal writing का ये भी important part होता है, एक important benefit होता है, that it reduces stress. मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, paper has more patience than people. शायद लोगों से भी ज्यादा पेशेंस पेपर में होती है। तो आप जब अपने फीलिंग्स को आर्टिकुलेट करते हो, एक्सप्रेस करते हो, वो आपके स्ट्रेस को कॉम्बैट करता है। नेक्स्ट, इट शार्पन्स योर मेमोरी। हाँ, आपका माइंड जो होता है, आपकी मेमोरी जो होती है, उसे बॉल्स्टर करता है, उसे एनहांस करता है। देन इट आइडेंटिफाइज नेगेटिव थॉट्स। जैसे मैंने बताया, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी बात को उस तरह से समझे जिस तरह से आप उसे प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप अपने नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को एनालाइज करो, रादर देन टेलिंग समवन हु जजेस यू फॉर एब्सोल्युटली नथिंग। इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन योर थॉट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। And parents also must encourage their students, their wards to to pen down their feelings on paper and make it a regular habit. And last but not the least, it increases emotional control. जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को प्रमोट कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, अगर आप कंसिस्टेंटली अपने थॉट्स को पेन डाउन करते हो, आर्टिकुलेट करते हो। So, who is not familiar with the recent war-like situation that erupted between India and Pakistan? तो हमारा डायरी एंट्री का क्वेश्चन दैट वी आर पिकिंग टुडे, हम इमेजिन करते हैं एक सिचुएशन जैसे कोई 5th ग्रेड का स्टूडेंट, जो आम एक 9-10 साल का बच्चा है, who might not know so much about the nitty-gritty about war, वो एक डायरी रिकॉर्ड कर रहा है अपनी फीलिंग्स को लेके अबाउट द वॉर एंड द सीज फायर दैट फॉलोड। सीज फायर जो उसके बाद हुआ, उसके बाद अपने डायरी एंट्री की फॉर्म में अपनी फीलिंग्स को रिकलेक्ट करना। सो लेट्स जस्ट सी द सैंपल क्वेश्चन दैट वी हैव फॉर यू। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इमेजिन यू आर अ ग्रेड 5 स्टूडेंट, आप ग्रेड 5 के स्टूडेंट हो, ठीक है। द टाइम पीरियड व्हेन द वॉर लाइक सिचुएशन इरप्टेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हम उस दौर की, उस टाइम की बात कर रहे हैं जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही डिस्ट्रेसिंग टाइम्स चल रहा था। इट वाज अ वेरी टर्बुलेंट टाइम एंड यू आर क्वाइट डिस्ट्रेस्ड। इट वाज क्वाइट डिस्ट्रेसिंग फॉर यू, आपके लिए बहुत अपसेटिंग था फॉर यू। सो इट वाज फॉर योर कंट्रीमैन, आपके जो फेलो कंट्रीमैन है, उनके लिए इट वाज अ वेरी टर्बुलेंट टाइम, अ वेरी डिस्ट्रेसिंग टाइम। So it says, record a diary expressing your feelings post ceasefire. Now what is a ceasefire? Ceasefire का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां दो ग्रुप्स, जो कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स हैं, they arrive at a conclusion that they have to agree to ending the conflict.
एंडिंग देयर कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने डिसाइड किया है एक अग्रीमेंट के थ्रू कि अब उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर देंगे। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सीज फायर। तो ये 5th क्लास का बच्चा रैंडम जो उन्होंने उठाया है वो अपनी फीलिंग्स को रिकॉर्ड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ डायरी, जो आज हम राइटिंग स्किल उठा रहे हैं। तो आप इस बात को समझो कि 5th क्लास का बच्चा है, who might not know so much, बट मेरा आज का मोटिव होगा आपको थोड़ा सा एक्सप्रेशन सिखाना, लाइक हाउ डू वी राइट अ डायरी। और जो डायरी मैं आपके साथ कर रहा हूँ दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड्स, अदरवाइज इसकी वर्ड लिमिट 120-150 वर्ड्स वुड सफाइस, बट द वन आई एम डूइंग विद यू टुडे इट विल बी 200 वर्ड्स। लेट्स सी आवर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। चलो देखते हैं कि जैसे 5th ग्रेड स्टूडेंट का क्या पर्सपेक्टिव है, हाउ डज ही रिकॉर्ड्स हिज फीलिंग, हाउ डज ही रिकॉर्ड हिज फीलिंग, वो अपनी फीलिंग कैसे रिकॉर्ड करता है। दिस इज सैंपल क्वेश्चन फॉर यू, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वी हैव द होल आंसर बिफोर यू। लेट्स स्टार्ट। आपने स्टार्ट किया डियर डायरी के बाद, जो सीनियर क्लासेस होती है उनमें इट इज अवॉइडेड, इट इज बेस्ट अवॉइडेड। बड़ी क्लासेस में आपको लाइक और इन 10th और 12th और 11th और आपको लिटरेचर बेस्ड को डायरी एंट्री आती है, नॉट सपोज टू राइट डियर डायरी, इट्स नॉट मैंडेटरी। सो जैसे आपने डियर डायरी लिखा, उसके बाद कॉमा डाला, उसके बाद लेट्स सी हाउ डू यू स्टार्ट। वो बच्चा जो 5th ग्रेड में है, हाउ डज ही रिकॉर्ड हिज फीलिंग्स। लाइफ इन द लास्ट 1 week और सो वाज अनसेटलिंग, मतलब पिछले कुछ एक हफ्ते से लाइफ बहुत डिस्टर्बिंग हो गई है। जैसे कि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है अनसेटलिंग, बहुत ही डिस्टर्बिंग था ये पूरा हफ्ता या उसके दौरान जो टाइम था। Although at this tender age, यहाँ पे टेंडर का मतलब है नाजुक, delicate, because the child is himself is at a very tender age. Although at this tender age, I do not know what is a war. Turmoils. आपने देखा होगा वॉर से जो नुकसान होता है, डैमेज होता है, यू नो द bloodshed it causes, the turbulence it causes, उसे हम बोल सकते हैं turmoils that the war causes. Full stop. All I know is war. The war is not any good. उन्होंने बोला कि वॉर से कुछ अच्छा नहीं होता, तो मैंने बोला the war is not any good. Put a full stop right after that. उसने बोला it wreaks havoc. It wreaks havoc. मतलब ये सिर्फ खौफ पैदा कर रहा है, havoc is panic, कि वो सिर्फ खौफ पैदा कर रहा है। Causes bloodshed and chaos. इसे प्रोनाउंस करते हैं chaos. के की आवाज आती है chaos, which means a state of confusion. Then full stop. उन्होंने बोला वॉर से सिर्फ chaos होता है, confusion होती है, bloodshed, खून बहता है. Full stop. The times of and around the Pahalgam attack and its after effects were so grim. अब जैसे कि उन्होंने बोला जो ये दौरान था पूरा पहलगाम अटैक वाला, उसके बाद का टाइम हमारी कंट्री के लिए इट वाज वेरी डार्क, इट वाज वेरी सैड. जैसे कि मैंने वर्ड यूज किया ग्रिम. आई हैव हाइलाइटेड दिस फॉर योर कंसिडरेशन. फुल स्टॉप. आर नेशनल ट्रेल ब्लेजर. अब जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ ट्रेल ब्लेजर. ट्रेल ब्लेजर में एक ऐसे लीडर को कह सकते हैं जो कोई नए चेंज को इनिशिएट करता है. एंड हियर इन दिस क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी. तो मैंने बोला आवर नेशनल ट्रेल ब्लेजर श्री नरेंद्र मोदी डिसाइडेड टू टेक द मैटर इनटू हिज हैंड्स. उन्होंने डिसाइड किया कि अब इस सिचुएशन को अपने हाथ में लेना पड़ेगा विदाउट एनी डिले. एंड इंडिया रिटैलिएटेड. इंडिया हमारी कंट्री ने भी पाकिस्तान को जवाब दिया. इंडिया रिटैलिएटेड विद अ काउंटर अटैक ऑन पाकिस्तान टू कॉम्बैट. अब कॉम्बैट करने का मतलब है उस वॉर को खत्म करने की कोशिश की गई. कॉम्बैट द टेररिस्ट एक्टिविटीज. सो मच हैज गॉन एंड एंडेड. वो कह रहे हैं इस वॉर से दोनों एंड्स पे कितना कुछ चला गया. सो मच हैज बीन सैक्रिफाइस. सो मेनी लाइव्स हैव गॉन एंड डिमिनिश्ड in this war-like situation. Ended, diminished in this confrontation between the two countries, but we could not have remained to be the usual scapegoats. But हम हमेशा की तरह ऐसे बलि के बकरे नहीं बन सकते. देखो मैंने क्या वर्ड यूज किया, scapegoat, कि हम कोई बलि का बकरा नहीं बन सकते. So we had to take, हमें हाथ सिचुएशन को हाथ में लेना पड़ा था. We had to take, our authorities decided to take the matter into their respective hands. So I used the word scapegoat, कि हम बलि का बकरा नहीं बन सकते थे. Like always, full stop. I feel grief stricken. अब ये जो वर्ड है grief stricken, इसका मतलब हो गया कि मुझे बहुत दुख हो रहा है. I feel so sad. I was grief stricken.
that so many young lives have been laid down and sacrificed. कितनी सारी lives चली गई, कितनी सारी lives sacrifice हो गई. Full stop. There's no full stop. In this vortex, अब vortex का मतलब क्या होता है? एक vicious circle, एक circle जो चली जा रहा है. You know, the terrorist activities have been taking place in our country from last so many decades. So I'm calling it a vortex because it is endless cycle of something. Vortex, VORTEX, of violence and terrorism. Full stop. The ceasefire, मैंने आपको बताया ceasefire एक सिचुएशन है, एक अग्रीमेंट जहां पे वॉर को खत्म कर रही है दोनों पार्टीज एक यूनानिमस म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ, यूनानिमस होके एक मत राय के साथ उसे खत्म कर रहे हैं. The ceasefire is, see, I've used a word called futile. वो कहते हैं यहाँ पे भी ceasefire बेकार है, futile है, because so many lives have already gone. I'm so sorry. This is futile. Futile means useless. Full stop. After so many lives on both ends ended so abruptly. Now abruptly मतलब इतनी suddenly, कितनी सारी जिंदगी कुर्बान हो गई. Full stop. Life that had derailed is now shifting to normal gears. But लाइफ जो ट्रैक से चली गई थी, लाइफ यूज्ड दिस वर्ड डीरेल, पटरी से उतर गई थी, अब वो धीरे धीरे गियर्स, नॉर्मल गियर्स पे आ रही है. आप यूज कर सकते हैं अपनी राइटिंग स्किल्स में ऐसे वर्ड्स. आई जस्ट होप पीपल हु परपेट्रेट दीज एक्ट्स लर्न अ लेसन और टू इन काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी. अब जैसे कि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है परपेट्रेट, ऐसे लोग जो बार बार एक ही क्राइम को रिपीट कर रहे हैं इन टेररिस्ट एक्ट्स को, इन इनह्यूमेन एक्ट्स को, they should learn a lesson probably in humanity. उन्हें शायद काइंडनेस का या ह्यूमैनिटी का एक पाठ पढ़ाना चाहिए. Full stop. I pray to God to make this world a haven. मैं प्रार्थना करता हूं, बिकॉज आप उस 5th क्लास के बच्चे का पर्सपेक्टिव समझिए. वो प्रार्थना कर रहा है, he is coming clean and is praying, he's praying to the Lord Almighty to keep this world, a safe haven. हेवन का मतलब होता है प्लेस वेयर यू वेरी कंफर्टेबल, जो जगह आपके लिए सबसे कंफर्टेबल, सबसे काम और सबसे पीसफुल होती है. तो वो चाहते हैं कि वर्ल्ड है अ हेवन फॉर पीस एंड हैप्पीनेस, किसकी जगह बन जाए अ वर्ल्ड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस वेयर वी ऑल एम्ब्रेस ईच अदर, हम सबको एक साथ एक्सेप्ट करें इन द स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंडशिप. अब यूनिवर्सल वर्ड क्यों है? ताकि सारे यूनिवर्स के लोग एक साथ पीस और हार्मनी के साथ को एग्जिस्ट कर पाए. Are you getting the point of the psyche of this child who is in class 5th in this question? उन्होंने बोला यूनिवर्सल फ्रेंडशिप एंड ब्रदरहुड. अब जैसे आपने डायरी को खत्म किया, यू राइट योर नेम दैट इज स्पेसिफाइड इन द पेपर. लेट्स से यहाँ पे हमने क्वेश्चन पेपर में एक रैंडम नेम ले लिया, आद्विक. थैंक यू. अब आप एक चीज इसी तरह की और राइटिंग स्किल्स के लिए, हमारी सीरीज को फॉलो करने के लिए, आगे कंटिन्यू करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए.